फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी नेटिक। मैं हूं पूजा मेहता और यहां पर आपके लिए लेकर आई हूं क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज के वन शॉट वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 का छोटा सा एक वीडियो प्रेजेंट करने वाली हूं, जिसमें आपको पूरे चैप्टर को मैं बहुत ही आसानी से रिवाइज करा दूंगी और समझा भी दूंगी। यदि आपको इस चैप्टर को लेकर किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज में केस बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको हर टॉपिक को लेकर कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना है। आपको अब रिवीजन स्टार्ट कर देना है क्योंकि आपके एग्जाम बिल्कुल ही नियर हैं। तो बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंट ऑफ मैनेजमेंट के साथ। तो शुरू करते हैं। क्या है इसमें? सबसे पहले हमें यह समझना है कि कॉन्सेप्ट क्या है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट के बारे में यहां पर बताया जाएगा कि मैनेजमेंट होता क्या है। तो देखो, मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। चूंकि ये वन शॉट वीडियो है तो आपको इनके बारे में मालूम ही होगा कि जो मैनेजमेंट होती है उसमें ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। अब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफिशिएंटी एंड इफेक्टिवनेस को बढ़ाने के लिए मैनेजमेंट काम करती है। अब इफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस क्या होती है? इफिशिएंसी क्या होती है कि किसी भी काम को करना, किसी भी चीज को प्रोड्यूस करना, किसी भी माल को बनाना विदाउट वेस्टिंग मटेरियल, टाइम एंड एनर्जी। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग टाइम, मटेरियल एंड एनर्जी। और साथ में इफेक्टिवनेस क्या होती है कि सिर्फ किसी चीज को प्रोड्यूस करना, उसे उसके रिजल्ट तक पहुंचाना। मतलब इफिशिएंसी मतलब आपने चीज प्रोड्यूस की लेकिन आपने प्रॉपर मटेरियल यूज किया, कुछ भी वेस्ट नहीं किया, आपके जो एम्प्लॉय हैं वो भी हैप्पी रहे, उन्हें आपने प्रॉपर सैलरी प्रोवाइड करी, आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। मतलब आपको जितना प्रोडक्शन करना था आपने उतना प्रोडक्शन कर लिया, तो ये क्या हो जाएगी? ये इफिशिएंसी कहलाएगी। लेकिन इफेक्टिवनेस क्या होती है कि आपने सिर्फ रिजल्ट पर फोकस किया। मतलब आपको 100 यूनिट बनानी थी तो आपने 100 यूनिट बनाने पर फोकस किया, आपने एम्प्लॉयज की सैलरी का ध्यान नहीं रखा, आपने मटेरियल्स के वेस्टेज पर ध्यान नहीं रखा, आपने टाइम पर ध्यान नहीं रखा, लेकिन आपने 100 यूनिट बना दी। तो इसे क्या बोलेंगे? इफेक्टिवनेस से वर्क करना और इफिशिएंसी से वर्क करना। मतलब आपने प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट किया, आपने एम्प्लॉयज को अच्छी सैलरी दी, आपका कोई भी चीज जो रॉ मटेरियल था वो वेस्ट नहीं हुआ, तो वो क्या कहलाता है? इफिशिएंटली काम करना। तो बच्चों, मैनेजमेंट में इफेक्टिवनेस एंड इफिशिएंटली वर्क करना, ये दो पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको लेकर आपसे बहुत सारे केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इन दोनों को लेकर अपने बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर रखना, कंफ्यूज नहीं होना कि इफेक्टिवनेस क्या होता है और इफिशिएंसी क्या होती है। और साथ में मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें आपको प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करना एंटरप्राइजेस का सिखाया जाता है। सो सिंपल। मैनेजमेंट की डेफिनेशन बहुत ही ज्यादा इजी होती है। अब नेक्स्ट तरफ चलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होते हैं मैनेजमेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स? देखिए, यहाँ पर 7 कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हैं, तो हम उसी को समझते जाते हैं एक एक पॉइंट को। देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट दिया है, मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट हमेशा किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है। मैनेजमेंट हमेशा किसी ना किसी गोल को अचीव करने के लिए किया जाता है और हर जगह जो इसका काम होता है वो गोल को अचीव करना ही होता है। जैसे हमें हमारी सेल्स को इंक्रीज करना है, हम कोई मार्केट में अपना प्रोडक्ट लेकर आए हैं और हमें हमारी सेल्स को इंक्रीज करना है, तो हमारा क्या हो गया गोल? सेल को इंक्रीज करना। उसी तरह जैसे मैं हूं, मुझे किसी सोसाइटी को सर्व करना है तो मैं वहां के लोगों को एजुकेट करना चाहती हूं, तो मेरा गोल क्या हो गया कि मुझे वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड करना है। तो देखिए, हर काम बिना गोल के नहीं किया जाता, कुछ ना कुछ गोल डिसाइडेड रहता है। इसलिए मैनेजमेंट को क्या बोला जाता है? मैनेजमेंट इज अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस।
मैनेजमेंट इज ऑल परवासिव, ठीक है ना। मैनेजमेंट जो होता है वो सभी जगह एक जैसा होता है, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे सोशल हो, चाहे पॉलिटिकल हो, सभी जगह मैनेजमेंट की नीड होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बिजनेस में ही मैनेजमेंट की नीड होती है, आपको हर जगह मैनेजमेंट की नीड होगी। चाहे आप स्कूल चला रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट की नीड है, आप हॉस्पिटल चला रहे हैं तो आपको मैनेजमेंट की नीड है, इवन आप पेट्रोल पंप भी रन कर रहे हैं तो वहां पर आप काम करने वाले लोगों के बीच आपको प्रॉपर मैनेजमेंट की नीड होती है, इसलिए इसे ऑल परवासिव कहा गया है। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल मतलब सिर्फ एक ही काम नहीं करता है मैनेजमेंट कई काम करता है, जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। अब मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है उसको समझेंगे तो मैनेजमेंट ऑफ वर्क होता है कि जैसे किसी गारमेंट स्टोर में वहां पर कोई कस्टमर की नीड को सेटिस्फाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए ऐसा काम करते हैं कि उसको वो चीज़ प्रोवाइड कर दे जिसकी उसे नीड है, तो ये काम के दौरान हम उसको सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क। उसी तरह हॉस्पिटल का हम एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पर जो लोग काम करते हैं वो किस लिए काम करते हैं, ताकि जो पेशेंट आए उनको वो सर्व कर सके। इसी तरह एजुकेशन सेक्टर की हम बात कर सकते हैं कि एजुकेशन सेक्टर में जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो क्यों करते हैं, क्योंकि वो अपने स्टूडेंट को पढ़ा पाए। तो ये मैनेजमेंट किस चीज़ का होता है, काम का मैनेजमेंट होता है। दूसरा मैनेजमेंट होता है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब क्या होता है कि लोगों को मैनेज करना, लोगों के साथ डील करना। अब जो ये लोगों के साथ डील होती है वो दो तरीके से होती है, या तो आप एक इंडिविजुअल के साथ डील कर रहे हो या आप किसी ग्रुप के साथ डील कर रहे हो। तो मैनेजमेंट ऑफ पीपल, तो ये डिपेंड करता है कि आप किसके साथ डील कर रहे हो। एक इंडिविजुअल के साथ डील करना आसान होता है, लेकिन जब हम बहुत सारे ग्रुप में बहुत सारे लोगों के साथ डील करते हैं उनके साथ डील करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और नेक्स्ट होता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो मैनेजमेंट हो रहा है उसमें मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल ये दोनों इंक्लूड है। तो ये दोनों चीज़ें इंक्लूड होकर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस कहलाती हैं। क्लियर हुआ। मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट रुकने वाली प्रोसेस नहीं है, हमेशा मैनेजमेंट चलता है। जैसे मैनेजमेंट में क्या क्या इंक्लूड है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग। यदि आपने प्लानिंग कर ली उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजिंग करना है, ऑर्गेनाइजिंग कर ली तो आपको स्टाफिंग करना है, स्टाफिंग कर ली तो आपको डायरेक्टिंग करना है, फिर आपको कंट्रोलिंग करना है। तो ये सारी कंटिन्यूस प्रोसेस है ना, चलती जा रही है ये प्रोसेस, कहीं रुक नहीं रहे हो आप। तो यहाँ पर इसीलिए मैनेजमेंट को कंटिन्यूस प्रोसेस कहा गया है। मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी। आप एक व्यक्ति अकेला बैठ के तो मैनेज करेगा नहीं, ग्रुप एक्टिविटी है, सारे लोग ग्रुप में चलते हैं, एक व्यक्ति दूसरे को मैनेज करता है। जैसे हायरार्की चलती है, टॉप लेवल वाला उसके बाद वाले को करता है मैनेज, उसके बाद वाला फिर नीचे वाले को, फिर नीचे वाले को। तो ये सारा जो काम होता है वो एक ग्रुप एक्टिविटी है, एक ही व्यक्ति मिलकर कभी भी मैनेजमेंट नहीं चलाता। क्लियर। उसके बाद है मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन। मैनेजमेंट को बच्चों हमेशा डायनेमिक फंक्शन कहा गया है। ऐसा क्यों कहा गया है, क्योंकि देखो मैनेजमेंट ऐसा नहीं है कि एक बार फिक्स हो गया तो वो रूल हमेशा चलेंगे, ठीक है। मैनेजमेंट फिक्स नहीं है। जैसे मैकडॉनल्ड्स एक कंपनी थी, फॉरेन कंपनी थी, जब वो फॉरेन मार्केट में अपना बिजनेस करती थी तो क्या करती थी, उस हिसाब से वो फूड आइटम बनाती थी। लेकिन जब वो इंडियन मार्केट में आई तो उसने यहाँ आके यहाँ के लोगों के साथ काम करना सीखा, यहाँ के लोगों को जो फूड पसंद है उस हिसाब से उन्हें सर्व किया। तो डायनेमिक है, मतलब अकॉर्डिंग टू नीड ये चेंज हो जाती है। उसके बाद है मैनेजमेंट इज अ इनटेंजिबल फोर्स, मैनेजमेंट इनटेंजिबल। आपने पढ़ा ना अकाउंट्स में टेंजिबल एंड इनटेंजिबल, उसी तरह मैनेजमेंट एक इनटेंजिबल फोर्स है, ये कभी दिखाई नहीं देगी आपको। मैनेजमेंट कभी आपको दिखाई नहीं देगा, ये इनटेंजिबल है, लेकिन ये हर जगह मौजूद है। ये प्लानिंग में भी मौजूद है, ये आपको ऑर्गेनाइजिंग में भी मिलेगा, ये आपको स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग में, कंट्रोलिंग में, हर प्रोसेस में मैनेजमेंट की ये आपको दिखाई देगा। क्लियर हुआ। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है मैनेजमेंट के, तो देखो एक होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। इन तीनों ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए ही क्या किया जाता है, मैनेजमेंट का यूज किया जाता है। अब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव क्या है, सर्वाइव ऑफ बिजनेस, ठीक है। अब मैं हूँ, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसे दिए और मेरे लिए एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप खोल दी, मतलब इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की एक शॉप खोल दी। उन्होंने मुझे पैसे दे दिए, मैंने बड़ा सा एक शोरूम बना लिया और वहाँ पर मैं अपने सारे आइटम्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लेकर बैठ गया।
ठीक है, या बैठ गई। अब मेरा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि मुझे उस बिजनेस में, क्योंकि मैं अकेली नहीं हूं जिसने वो शॉप खोली है, और भी इसी तरह की कई शॉप मार्केट में है, तो सबसे पहला मेरा ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे उन सब लोगों के साथ अब सर्वाइव करना है, वहां पर रहना है। दूसरा क्या होगा कि मुझे प्रॉफिट भी अर्न करना है। ऐसा नहीं है कि बस मैंने बिजनेस खोल लिया है और बिजनेस मेरा चल रहा है, मैं बैठा हुआ हूं पर मुझे कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो मुझे प्रॉफिट भी अर्न करना है। और तीसरा है ग्रोथ ऑफ बिजनेस, मुझे अपने बिजनेस की ग्रोथ भी करनी है। मतलब ग्रोथ ऑफ बिजनेस, यदि एक साल मुझे प्रॉफिट हुआ है 1 लाख का, तो मुझे अगले साल उस प्रॉफिट को 1,50,000 का करना है। तो यहाँ पर ये तीनों ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं। नेक्स्ट होता है सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? फुलफिल सोशल नीड, जो हमारी सोशल नीड है। सोशल नीड क्या होती है? जैसे लोगों को एजुकेट करना है, जो लोग बीमार हैं उनको प्रॉपर उनको हेल्थ केयर प्रोवाइड करना है। तो ये सारी जो सोशल नीड है उस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, आप कोई जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको दूसरे लोगों को जॉब प्रोवाइड करना है, एम्प्लॉयमेंट देना है, तो ये भी आपका एक सोशल ऑब्जेक्टिव होता है, क्योंकि आप लोगों को प्रोवाइड करोगे जॉब तो उन्हें आप सैलरी दोगे और उनकी जो पर्सनल नीड है वो फुलफिल होगी। नेक्स्ट है सोशल सर्विस। देखो बहुत सारे काम सोशल सर्विस के लिए भी किए जाते हैं, जैसे मैं बार बार बता रही हूँ, लोगों को एजुकेट करने का काम। कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करती हैं, सिर्फ लोगों को एजुकेट करने के लिए काम करती है, लोगों की हेल्प करने के लिए काम करती है। तो ये सब क्या होते हैं? सोशल ऑब्जेक्टिव। और नेक्स्ट होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं? रिकॉग्नाइजेशन, मतलब हमें मार्केट में अपनी पहचान चाहिए। बहुत सारे लोग चाहते हैं ना कि लोग उन्हें पहचाने, उनके बारे में जाने कि वो ये काम करते हैं, तो खुद की पहचान बनाने के लिए भी प्रॉपर इस चीज़ की नीड होती है। टू अर्न फेम, फेम के लिए भी लोग प्रॉपर ये काम करते हैं। एक्सपेंशन इन मार्केट, मार्केट में अपना फैलाव करने के लिए भी यहाँ पर मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव इसे बताया गया है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है? इंपॉर्टेंस। ठीक है ना, देखिए ये वन शॉट वीडियो है इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगी, कोशिश करूंगी कि कोई टॉपिक छूटे नहीं। अब जैसे ये टॉपिक हैं इनको लेके केस बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन में आपको बताना है कि ये जो इंपॉर्टेंस है उसमें से कौन सी इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट की इस केस में, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए ना। तो जैसे पहला इंपॉर्टेंस है मैनेजमेंट हेल्प टू अचीविंग ग्रुप गोल। मैंने आपको जैसे बताया कि जो मैनेजमेंट का काम होता है वो ग्रुप गोल को अचीव करना होता है। ठीक है, एक व्यक्ति के गोल नहीं है, पूरे ग्रुप के गोल होते हैं जो अचीव करना चाहते हैं। जैसे वेरियस डिपार्टमेंट के गोल होते हैं, ठीक है ना, डिपार्टमेंट्स बने होते हैं हर बिजनेस में कि वहाँ से आपको हर डिपार्टमेंट का एक ही गोल होता है कि हमें हमारी प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, तो ये हमेशा ग्रुप गोल कहलाते हैं। मैनेजमेंट इंक्रीज इफिशियंसी। अब आपसे ये पूछ सकते हैं कि इफेक्टिवनेस ज़्यादा अच्छी होती है कि इफिशियंसी ज़्यादा अच्छी होती है। तो देखो बच्चों, हमेशा हमेशा ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो इफिशियंसी होती है वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए किसी भी बिजनेस की। मतलब आप कम रॉ मटेरियल जो नीडेड है उसमें, कम वेस्टेज में, लिमिटेड टाइम में, बेस्ट जो आपके वर्कर्स हैं उनके साथ मिलकर अपना प्रोडक्शन करें, ना कि सिर्फ प्रोडक्शन करने पर फोकस करें और इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दें। तो इफिशिएंसी की बहुत ज़्यादा नीड होती है। मैनेजमेंट क्रिएट डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए, ये फिक्स है, रूल ऑफ थंब है, मतलब अब इसमें कोई चेंज नहीं होगा, नहीं, अकॉर्डिंग टू नीड इसमें चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है ना, जैसे लोगों की हेल्प करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है कि अपने जो मैनेजमेंट के रूल्स हैं उन्हें चेंज कर देती है। मैनेजमेंट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सिर्फ यही नहीं है कि प्रॉफिट अर्न करना है, गोल अचीव करना है, प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए जब भी हम मैनेजमेंट का यूज़ करें कि हमारी जो सोसाइटी है उसका डेवलपमेंट हो। ऐसा नहीं है कि हम अपने सिर्फ ग्रुप के गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं। हमेशा यहाँ पर जो सक्सेस है वो ग्रुप की सक्सेस के रूप में देखा जाना चाहिए। कोई भी जब आप काम कर रहे हो तो आप अकेले का इंक्रीमेंट ना हो, पूरे ग्रुप का इंक्रीमेंट हो और सोसाइटी को भी उससे बेनिफिट हो। ओके, मैनेजमेंट हेल्प टू अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। अब
हर व्यक्ति अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव के लिए और ज़्यादा मोटिवेट होकर काम करता है। जैसे एक एम्प्लॉय है, उसका ये ऑब्जेक्टिव है कि मुझे कार खरीदनी है, कार खरीदनी है। अब उसका जो बॉस है उसने बोल रखा है कि यदि तुम अच्छे से काम करोगे तो मैं तुम्हें बोनस प्रोवाइड करूंगा। तो अब क्या हो गया, अब उसको बोनस लेना इसका पर्सनल ऑब्जेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि उसे कार खरीदनी है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट पर्सनल ऑब्जेक्टिव को भी अचीव करने में हेल्प करता है। क्लियर? इसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट जो 3 पॉइंट है चैप्टर 1 में, मैनेजमेंट एज अ साइंस। पहला पॉइंट कि मैनेजमेंट को साइंस की तरह भी माना गया है। तो साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन सर्टन जनरल ट्रूथ और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉ। साइंस क्या है? साइंस एक फिक्स चीज है सॉरी, जिसमें जनरल ट्रुथ दिए होते हैं। मतलब ये जो ट्रुथ है इनको आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। कुछ लॉज हैं वो भी फिक्स हैं, उसके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट चलता है, आप उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं कर सकते। ये कौन बोल रहा है? मैनेजमेंट एज अ साइंस बोल रहा है कि साइंस इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। देखिए, आप कोई जब एक्सपेरिमेंट करते हो तो आपको पता होता है कि इतना ये मिलाना है, इतना ये मिलाना है, तभी आपकी थर्ड चीज तैयार होगी। तो वो फिक्स है, आप उसमें कोई चेंज नहीं कर सकते। वैसे ही मैनेजमेंट के लिए कहा गया है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस अकॉर्डिंग टू दैट इट इज अ सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। ठीक है, अब इसे क्यों कहा गया है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज? क्योंकि देखो बच्चों, क्या है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब ये होता है कि यहां पर इसके जो कॉज और इफेक्ट हैं उसके बीच के रिलेशनशिप को बताता है। जैसे आपने देखा होगा न्यूटन का लॉ है कि एप्पल जब ऊपर से गिरेगा तो वो नीचे ही गिरेगा। तो ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये फिक्स्ड है, इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते कि जब आप एप्पल को ऊपर से छोड़ेंगे नीचे तो वो नीचे ही गिरेगा। इसलिए इसे सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज कहा गया है। प्रिंसिपल बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स, देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो साइंटिफिक प्रिंसिपल के आधार पर होते हैं और उन्हीं के आधार पर इसको आगे यूज किया जाता है। नेक्स्ट होता है यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल। जो चीज साइंस के अंदर आ जाती है, मतलब उसकी पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्ट किया गया है उसको, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी हर जगह अलग होगा, नहीं, उसको पूरे यूनिवर्स में एक्सेप्ट किया गया है, इसलिए इसे यूनिवर्सल वैलिडिटी ऑफ प्रिंसिपल भी कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। देखो, मैनेजमेंट को एज अ साइंस भी कहा गया है, एज अ आर्ट भी कहा गया है। क्यों? क्योंकि आर्ट इज अ स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर रिजल्ट। देखो जैसे मैंने बचपन से कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की, अब मैं आगे चल के क्या होगा, मुझे कोई भी चीज़ समझ में नहीं आएगी क्योंकि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ। लेकिन यदि मैंने बचपन से पढ़ाई लिखाई की है, किसी फील्ड में अच्छे से मैंने थ्योरी नॉलेज लिया है, उसकी प्रॉपर नॉलेज है मुझे, तो मैं उस फील्ड में बहुत आगे चली जाऊंगी। तो यहाँ पर वही किया गया है कि मैनेजमेंट एक आर्ट है, मतलब एक स्किल है जिसे हम सीख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि फिक्स है, साइंस है जिसे सीखा नहीं जा सकता। एक स्किल है, एक पर्सनल नॉलेज है जिसके थ्रू आप मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। ये स्टडी के थ्रू भी सीखा जा सकता है, ऑब्जर्वेशन के थ्रू भी सीखा जा सकता है, एक्सपीरियंस से भी ये चीज़ आती है। जैसे मैं जितना पढ़ाती जाऊंगी मुझे उतना एक्सपीरियंस होता जाएगा, तो मुझे उस चीज़ का उतना नॉलेज होता जाएगा। तो यहाँ पर बोला गया है कि since art is a concern with personal application of knowledge, some kind of ingenuity and the creativity is required to practice the basic principle learned। मतलब आपको कुछ चीज़ें यदि आप पढ़ लेते हो या कुछ चीज़ें सीख लेते हो तो आपके लिए मैनेजमेंट बहुत ईजी हो जाएगा। एग्जिस्टिंग ऑफ द थ्योरिटिकल नॉलेज, यहाँ पर थ्योरी पढ़ने से आपको इसका नॉलेज मिल जाता है। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, देखो ये चीज़ पर्सन टू पर्सन अलग होती है। जैसे मेरी डांस क्लासेस चलती हैं, मेरे जैसा ही एक और कोई और है, उसकी भी डांस क्लासेस चलती है, लेकिन मेरी डांस क्लासेस ज़्यादा फेमस है। क्यों? क्योंकि मुझ में वो कैपेबिलिटी है कि मैं ज़्यादा अच्छे से सिखा सकती हूँ। जैसे मैं कथक डांस फॉर्म सिखाती हूँ, वो भी कथक डांस फॉर्म सिखाता है, लेकिन उसकी क्यों नहीं चल रही हो, मेरी चल रही है, क्योंकि मुझ में वो पर्सनालिटी है मेरी ऐसी कि वो मेरे पास जल्दी आते हैं। तो वो चीज़ बताई गई है। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जितनी यदि वो सामने वाला जितनी प्रैक्टिस करेगा उसमें कुछ क्रिएटिविटी लेके आएगा तो उसकी क्लासेस जल्दी चलेगी, ठीक है ना। तो यही चीज़ इसमें बताई गई है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन is had also been means to occupation that require specialized knowledge and the practices of formal education। देखो प्रोफेशन क्यों बोला गया है कि जैसे मैं हूँ, मेरा कॉमर्स सब्जेक्ट है
और मेरे पास वो नॉलेज है कि मैं किसी का अकाउंट हैंडल कर सकती हूँ। बड़े बड़े बिजनेसमैन भी सीए को बुलाते हैं उनका अकाउंट हैंडल करने के लिए। तो क्यों? क्योंकि मैंने उसकी पढ़ाई की है, मुझे उसका नॉलेज है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मैनेजमेंट को पढ़ाई से भी हासिल किया जा सकता है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज मतलब वही चीज़ है कि आपने यदि किसी चीज़ की स्टडी की है तो आपको उसका बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाएगा, आपको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन के साथ आप वो काम कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, हर कोई जाके किसी का अकाउंट हैंडल नहीं कर सकता है, ठीक है ना। सिर्फ जो उस फील्ड का एजुकेटेड व्यक्ति है वही उस में काम कर सकता है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, यहाँ पर क्या होता है, जैसे डॉक्टर्स हैं वो एक प्रॉमिस करते हैं कि मैं कभी किसी का गलत इलाज नहीं करूंगा, मैं कभी किसी को गलत दवाई नहीं दूंगा। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जिसे यहाँ फॉलो किया जाता है। क्लियर हो गया? अब इसमें नेक्स्ट क्या है, देखो लेवल ऑफ मैनेजमेंट। 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट एंड सर्वाइवरी लेवल मैनेजमेंट। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होते हैं उसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं, चेयरमैन आते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। जो बिजनेस को स्टार्ट करना है, बिजनेस से लेकर जो सारे मेन डिसीजन हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट के द्वारा लिए जाते हैं। सेकंड होता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। इन द मिडिल लेवल मैनेजमेंट फाइनेंस मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर आर इंक्लूडेड। बिकॉज क्या होता है यहाँ पर ये जो होते हैं ये टॉप लेवल मैनेजमेंट और सर्वाइवरी लेवल मैनेजमेंट या लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच में होते हैं। तो इन्हें भी देखना होता है और इन्हें भी देखना होता है। ये फाइनेंस से रिलेटेड निर्णय लेते हैं, प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करते हैं। उसके बाद आता है नीचे लोअर लेवल मैनेजमेंट, इसमें सुपरवाइजर, फॉरमैन इंक्लूड होते हैं। मतलब ये वो लोग होते हैं जो काम एक्चुअली में करते हैं लेकिन नाम हो जाता है टॉप लेवल मैनेजमेंट का। तो बस वही चीज़ है यहाँ पर, इसलिए इसके लेवल को आप ज़रूर समझना। आपसे पूछ सकते हैं कोई भी केस बनाकर भी कि यदि बताइए इस तरह का कोई बिजनेस है, इसमें एक ऐसा व्यक्ति काम कर रहा है, वो फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन ले रहा है, तो बताइए वो कौन सा लेवल का मैनेजमेंट हो रहा है? तो आपको बताना है मिडिल लेवल मैनेजमेंट हो रहा है। क्लियर? इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, जो आपको पूरे 12th में आगे पढ़ाए जाएंगे। हर चैप्टर में एक एक चीज़ पढ़ाई जाएगी, जैसे प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है एंड कंट्रोलिंग है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि प्लानिंग क्या होती है। प्लानिंग इज द फंक्शन टू डिटरमाइनिंग द एडवांस व्हाट टू बी डन एंड हु इज टू बी इट। मतलब प्लानिंग का मतलब यह है कि हमें क्या काम करना है और इस काम को कैसे किया जाएगा, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मुझे कैंडल बनाना है, ठीक है। अब कैंडल्स बनाकर मुझे उसे सेल करना है। अब उस कैंडल्स को बनाने के लिए मुझे किस तरह से काम करना होगा, किस तरह से, मतलब मुझे क्या क्या वैक्स लानी होगी, कौन से एम्प्लॉयज़ हायर करने होंगे। तो इन सब चीज़ की क्या मैं करूँगी? प्लानिंग, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज होती है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट होता है, चाहे आपने इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की शॉप खोली हो, चाहे आप हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या आप एजुकेशन फील्ड में कुछ स्कूल खोलना चाहते हैं, कोचिंग सेंटर खोलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप प्लानिंग करेंगे कि आप किस तरह से ये काम करेंगे। सेकेंड होता है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड स्टेप होती है। सेकेंड स्टेप में क्या होता है कि हम अपने गोल डिसाइड करते हैं, ड्यूटीज असाइन करते हैं, ग्रुप करते हैं, टास्क जो होता है उसकी ग्रुपिंग करते हैं, अथॉरिटी देते हैं, रिसोर्सेज की जो नीड होती है उसके बारे में ध्यान देते हैं। तो ये सारी चीज़ें किसमें होती है? ऑर्गेनाइजिंग में, ठीक है ना। जैसे मुझे मेरा कोचिंग सेंटर खोलना है, मैंने प्लानिंग कर ली, अब लेकिन मैं नेक्स्ट स्टेप में क्या करूँगी कि मैं उसमें ऑर्गेनाइजिंग करूँगी कि मैं कैसे कोचिंग सेंटर खोलूँगी, कौन उसमें पढ़ाएगा, कौन आकर उसमें स्टूडेंट को कैसे मैं लेकर आऊँगी। तो ये सारा काम कैसे होगा? ऑर्गेनाइजिंग के थ्रू। उसके बाद आता है स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है? लोगों को हायर करने का काम किया जाता है। हायर करने का काम मतलब एम्प्लॉयज़ को रखने का काम किया जाता है। कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट किया जाता है तो सोल प्रोप्राइटर जो हमने 11th में पढ़ा था वो तो वहीं ख़त्म हो गया, लेकिन अब यहाँ पर जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें कुछ लोगों को अपॉइंट भी करना होता है, तो उसे क्या कहते हैं? स्टाफिंग कहते हैं। अब स्टाफिंग में भी ये ध्यान रखना होता है कि जो जिस फील्ड पर होना चाहिए, जो जिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए उसे उसी डिपार्टमेंट में रखते हैं। जैसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए आपने यदि किसी सुपरवाइजर को रख लिया तो वो फाइनेंस का काम तो नहीं कर पाएगा, तो यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट का ध्यान रखना होता है। क्लियर? इसके बाद क्या दिया है? डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग
मतलब इन्वॉल्व लीडिंग, इन्फ्लुएंसिंग, मोटिवेटिंग एम्प्लॉय टू परफॉर्म द टास्क असाइन टू देम। हमने हर व्यक्ति को काम बता दिया है कि ये काम करना है, लेकिन उसको डायरेक्टिंग करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उसको किस तरह से काम करना है, उसको काम करने से क्या क्या फ़ायदे मिलेंगे, किस तरह से उसकी ग्रोथ होगी, किस तरह से बिजनेस हमारा का जो गोल है वो अचीव होगा। तो उनको प्रॉपर डायरेक्टिंग करना भी नीडेड होता है। और लास्ट में होता है कंट्रोलिंग, क्योंकि जब सब हम काम कर लेते हैं उसके बाद जो इंपॉर्टेंट टास्क बन जाता है कंट्रोलिंग। क्योंकि क्या होता है, यदि आपने कंट्रोलिंग नहीं की, आपने ध्यान नहीं दिया, तो आपको अपने गोल्स को अचीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाती है, तो उनकी परफॉर्मेंस पे भी ध्यान रखना होता है। लेज़ी हो जाते हैं, छुट्टियां करने लगते हैं, तो ये सब चीज़ों पे ध्यान देने के लिए उन पर कंट्रोलिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्लियर। अब इसमें जो सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट है वो कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना। अब चैप्टर 1 का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है, कोऑर्डिनेशन इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट विच एंश्योर टू द डिफरेंट डिपार्टमेंट एंड ग्रुप वर्क टू इन सिंक्रोनाइज वे। ठीक है। अब ये सिंक्रोनाइज वे में क्या होता है, जैसे जो एम्प्लॉयज़ हैं, ग्रुप्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, इनके बीच कोऑर्डिनेशन। देखो आप ये हाथ बने हैं ना, ये इतने सारे लोग हैं, जब ये मिल के काम करेंगे तभी तो कोऑर्डिनेशन होगा, तभी तो कोऑर्डिनेशन होगा। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ग्रुप्स काम कर रहे हैं, डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं, वो मिलकर इफिशिएंटली वर्क करें। ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि एक डिपार्टमेंट तो बहुत काम कर रहा है, दूसरा डिपार्टमेंट लेजी है। प्रोडक्शन वाले बहुत ज़्यादा वर्क कर रहे हैं, फाइनेंस वाले तो ध्यान ही नहीं दे रहे कि प्रोडक्शन हुआ चला जा रहा है, पैसों का नुकसान हुआ चला जा रहा है, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। तो इन चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। यदि प्रोडक्शन के लिए उन्हें किसी रॉ मटेरियल की नीड है, तो पहले उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट से पूछना पड़ेगा कि ये रॉ मटेरियल हमें खरीदना है, तो ऐसा तो नहीं है कि हमारी ओवर बजटिंग हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नीडेड हैं। क्लियर। तो ये कोऑर्डिनेशन कहलाता है। कोऑर्डिनेशन से भी रिलेटेड आपको केस बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस बताओ। ग्रोथ इन साइज, द ऑर्गेनाइजेशन ग्रो इन साइज, द नंबर ऑफ पीपल एम्प्लॉयड द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो इंक्रीज। जब आप सभी एम्प्लॉय कोऑर्डिनेट होकर वर्क करते हैं तो क्या होता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो भी इंक्रीज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की भी ग्रोथ होती है। नेक्स्ट है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड टू डिपार्टमेंट, डिवीजन एंड सेक्शन। देखो जो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है वो दो तरह से डिवाइड होती है, डिवीजन में और सेक्शन में। डिवीजन में मतलब क्या होता है, जैसे हमारा जो टॉप लेवल है, मिडिल लेवल है, लोअर लेवल है, तो ये तो लेवल्स हो गए। लेकिन डिवीजन में क्या होता है, डिवीजन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सभी चीज़ों का, ठीक है, सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि किस तरह से ये काम कर रहे हैं और किस तरह से उन्हें प्रॉपर डिवीजन और सेक्शन में डिवाइड किया जाना है। स्पेशलाइजेशन, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन। देखो जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो हर किसी को अपॉइंट नहीं करती, जो जिस चीज़ में स्पेशलाइज्ड है उन्हीं को अपॉइंट करती है। तो यहाँ पर इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक इंटीग्रेटेड ग्रुप एफर्ट है। सारे ग्रुप के एफर्ट ज़रूरी हैं, सिर्फ एक ग्रुप के एफर्ट से कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। यदि 5 ग्रुप बने हुए हैं तो पांचों ग्रुप के एफर्ट ज़रूरी हैं एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करने के लिए। कोऑर्डिनेट इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, मतलब जो एक्शन लिया जाएगा उसमें सबकी सहमति होना चाहिए। यदि 5 ग्रुप्स बने हैं उसमें से सिर्फ 2 ग्रुप्स एग्री हैं, वो 3 ग्रुप्स मना कर रहे हैं कि ये काम नहीं किया जाना है, तो वो नहीं किया जाना चाहिए। तो यूनिटी ऑफ एक्शन होना चाहिए। इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ऐसा नहीं है कि एक दिन कोऑर्डिनेट हो गए दूसरे दिन एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर। हर डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि किस तरह से वो सारे डिपार्टमेंट्स में कोऑर्डिनेशन बनाए। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवासिव फंक्शन, मतलब हर जगह एप्लीकेबल है। मैंने बताया नहीं कि ऐसा नहीं होता है जैसे मैनेजमेंट में होता है कि वो हर जगह एप्लीकेबल है, उसी तरह कोऑर्डिनेशन में वो भी हर जगह एप्लीकेबल होता है। चाहे पेट्रोल पंप हो, एजुकेशन फील्ड हो, हॉस्पिटल्स हो, हर जगह इसको अलाउ किया जाता है। तो बच्चों आज देखो मैंने आपको पूरा चैप्टर 1 बहुत छोटे से पीरियड में समझा दिया है। सिर्फ आधा घंटे में मैंने आपको पूरा समझा दिया कि क्या होता है इसमें। यदि किसी भी टॉपिक को लेकर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उससे कमेंट बॉक्स में पूछना। अगला जो वीडियो बनाऊंगी उसमें मैं आपको पूरा का पूरा चैप्टर 2 एक वीडियो में समझा दूंगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।